Good morning, my dear student and my dear friend. This lecture video is subject biochemistry and Kochi, and chapter is metabolism. And this is the lecture number 1 of the metabolism. We topic cover in metabolism. Metabolism of carbohydrates, glycolysis, TCA cycle, HMP shunt. I am Chandramohan Singh. My channel is Super Pharmacy. So let's start on मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले समझते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या। तो मेटाबॉलिज्म कैन बी डिफाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म दैट मेंटेन द हेल्दी ऑपरेशन ऑफ द सेल्स। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म एक बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि जीव के अंदर उनके सेल में जितने बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं किसी भी जीव में, उसके जीवन को चलाने के लिए, उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इट्स प्रोवाइड एनर्जी नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ और। मेटाबॉलिज्म क्यों होता है? तो मेटाबॉलिज्म के वजह से हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है, जिसके वजह से हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में जैसे कि इंसान लिविंग थिंग्स का ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना, रिप्रोडक्शन होना, या उसका स्ट्रक्चर मेंटेन होना, ये दो तरह का होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है द सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सिंपल वंस इन द ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड। एनाबॉलिज्म होता गया तो एनाबॉलिज्म आपका सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जो चेंजेस होते हैं उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे हमारा अमीनो एसिड से प्रोटीन बनना, दिस प्रोसेस एड्स इन द स्टोरेज ऑफ एनर्जी फॉर द फ्यूचर यूजेस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के वजह से क्यों होता है? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हमारा बनता है वो फ्यूचर के लिए एनर्जी का स्टोर करता है। दूसरा जो है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होता है वो टूटता है। जैसे इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंथेसिस होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है यानी टूटता है सिंपल वंस में, और एनर्जी प्रोवाइड होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म is the fundamental biochemical process that ensure constant supply of the energy to living cells। जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है ये हमारा फंडामेंटल यानी प्राइमरी बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसके वजह से हमें लगातार एनर्जी मिलता है, यानी लिविंग थिंग्स को एनर्जी प्रोवाइड होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट इज द ग्लूकोज which can be broken down via glycolysis into Krebs cycles and oxidative phosphorylation to the generate ATP। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, तो हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट से एस्ट्राकोलिन बनता है, एस्ट्राकोलिन और ये जो होता है क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाता है और क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल के बाद से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसके वजह से बहुत सारा एटीपी हम लोग को मिलता है, जिससे हम लोग अपने फिजियोलॉजिकल एक्शन करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में देखते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस द मेटाबॉलिक पाथवे एंड anaerobic energy source that involve in the
nearly all types of organism। तो ये एन एरोबिक एनर्जी का स्रोत होता है। एनएरोबिक एरोबिक दोनों तरफ से ग्लाइकोलाइसिस का होता है, जिसके वजह से हमें बहुत सारे एनर्जी मिलता है इस पाथवे के थ्रू। अनदर नेम फॉर द प्रोसेस, और ग्लाइकोलाइसिस को हम इम्बेंडेन मेयरहॉफ पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक इम्बेंडेड मेयरहॉफ जो थे वो ग्लाइकोलाइसिस की खोज किए थे। आगे हम देखते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस अल्टीमेटली स्प्लिट ग्लूकोज इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारा क्या होता है, दो हमारे पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। वन कैन थिंक of glycolysis having two phases that occur in the cytosol of the cell। और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो दो फेज में होता है, और दोनों फेज जो आपका है वो साइटोप्लाज्म में होता है, यानी साइटोसॉल में होता है। द फर्स्ट फेज इज द इन्वेस्टमेंट फेज ड्यू टू द यूजेज ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंड फेज इज द पे ऑफ फेज। ये दो तरह का फेज है, दो फेज है। एक तो पहला जो है इन्वेस्टमेंट फेज या प्रिपरेशन फेज जिसको कहते हैं फर्स्ट फेज को, और जिसमें एटीपी यूज होता है, और दूसरा फेज जो होता है वो आपका पे ऑफ फेज बोला जाता है, जिसमें एटीपी रिलीज होता है। दीज रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय देयर ओन एंजाइम विच द fructose kinase being the most essential regulation as the control the speed of glycolysis। ये जो होता है बहुत सारे इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि इंडिविजुअल आपका ग्लाइकोलाइसिस के लिए इसमें जो फास्फोफ्रक्टोज काइनेज जो होता है वो लास्ट में आपका ग्लाइकोलाइसिस के लिए इसेंशियल होता है। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें ग्लाइकोलाइसिस में, तो ग्लूकोज प्लस 2 NAD प्लस 2 ADP प्लस 2 फास्फेट मिल करके आपका 2 पायरुवेट का निर्माण करता है, 2 NADH का निर्माण करता है, 2 H प्लस का निर्माण होता है, और 2 ATP और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर होते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन है। ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन द साइटोप्लाज्म। अब जैसे कि आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म सेल के में होता है। अंडर द एरोबिक कंडीशन पायरुवेट डिराइव्ड फ्रॉम द glucose will be enter the mitochondria to the undergo oxidative phosphorylation। एरोबिक कंडीशन में क्या होता है, आपका ग्लूकोज जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में डिराइव्ड होने के बाद से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के लिए। एन एरोबिक में जो होता है वो उसमें पायरुवेट के बाद से लैक्टेट फॉर्मेशन होता है। Anaerobic condition result pyruvate staying in the cytoplasm and being converted into lactate by the enzyme of lactate dehydrogenase। और एनएरोबिक कंडीशन में क्या होता है, पायरुवेट जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ही कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट से पायरुवेट से लैक्टेट में। और कौन सा एंजाइम काम करता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस आपका दोनों प्रोसेस है, एनएरोबिक कंडीशन में भी होता है, एरोबिक कंडीशन में भी होता है। तो एरोबिक कंडीशन में जो होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और क्रेब्स साइकिल उसके बाद से होने लगता है। उसके बाद फास्फोराइलेशन होता है। आपका एनएरोबिक कंडीशन में क्या होता है कि पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट फॉर्म में,
साइटोप्लाज्म में ही। और कौन सा एंजाइम के प्रेजेंस में होता है? तो एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कैसे ये प्रक्रियाएं होती वो देख लेते हैं। तो इसको हम ग्लाइकोलाइसिस या ईएम पाथवे भी बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ईएम पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस को। तो ग्लूकोज आपका होता है, वो ग्लूकोज जो होता है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में आपका एटीपी से एडीपी में चेंज होता है और हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। यानी ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाता है प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंड एटीपी चेंज हो जाता है एडीपी में। तो फास्फेट आपको आया कहाँ से? ग्लूकोज के साथ फास्फेट आया कहाँ से? तो फास्फेट आपका एटीपी जो कन्वर्जन हो रहा है यानी कि एडेनोसिन ट्राईफास्फेट यानी 3 फास्फेट जो है एडीपी में चेंज हो रहा है यानी कि एडेनिन डाइफास्फेट यानी कि एक फास्फेट रिलीज हो रहा है। वो फास्फेट जो होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में आकर के ग्लूकोज के 6वें पोजीशन पर फास्फेट जुड़ जाता है, तो इसीलिए वो ग्लूकोज 6 फास्फेट हो जाता है। आगे देखते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट का इंटर कन्वर्जन होता है किसके प्रेजेंस में? तो फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज यानी कि फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, यानी कि आइसोमर फॉर्म होता है। तो आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। और कौन सा एंजाइम काम करता है? आइसोमरेज। तो ग्लूकोज का आइसोमर आपका फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज आइसोमर मरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है और 6 पोजीशन पर आपका फास्फेट पहले भी था, ग्लूकोज में भी था और फ्रक्टोज में भी 6 पोजीशन पर आपका फास्फेट है। आगे देखते हैं इसका कन्वर्जन जो है वो क्या होता है। तो फास्फो फ्रक्टोज काइनेज एंजाइम जो होता है वो एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होता है और हमारा जो है फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट बन जाता है। अब इसको देखो, एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है तो एक फास्फेट और निकला, वह फास्फेट फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन पर जाके जुड़ जाएगा और ऑलरेडी फास्फेट 6 पोजीशन पर था ही पहले से, तो इसलिए फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बन जाता है और एंजाइम जो काम करता है वो फास्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम होता है। आगे देखते हैं हम लोग, तो ये 2 पार्ट में चेंज हो जाता है। आपका फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट जो होता है 2 पार्ट में चेंज हो जाता है और दोनों में एंजाइम जो वर्क करता है उसका नाम होता है एल्डोलेज। एल्डोलेज के प्रेजेंस में क्या होता है? तो पहला मॉलिक्यूल हमारा बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जिसको GLAP भी बोलते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है उसको वो क्या होता है? डाइहाइड्रो एसीटोन फास्फेट जिसको DHAP भी बोलते हैं। अब डाइहाइड्रो एसीटोन फास्फेट जो है DHAP जो होता है उसका कन्वर्जन हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है ट्रायोफास्फो आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में और वापस आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बन जाता है जिसको GLAP बोलते हैं। ये वापस आपका कन्वर्जन स्टार्ट रहता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से जिसको GLAP बोलते हैं। तो GLAP यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक फास्फेट ऐड होता है और NAD प्लस से कन्वर्ट होता है, NADH प्लस हाइड्रोजन बाहर निकलता है और आपका प्रोडक्ट जो बनता है 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट, यानी कि पहले पोजीशन जो फास्फेट एक ऐड हो रहा है पहले पोजीशन और तीसरे पोजीशन पर
तीसरे पोजीशन पर ग्लिसरॉल्डिहाइड में ऑलरेडी फास्फेट था, तो पहले और तीसरे पोजीशन पर बिस फास्फोग्लिसरेट बनता है और एंजाइम वर्क जो करता है यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हाइड्रोजिनेज होता है, जिसको GLAP भी बोलते हैं। अब 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट जो होता है वापस कन्वर्ट होता है और ADP से ATP का निर्माण होता है और फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में आपका 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है। यानी कि यहाँ जो है एक फास्फेट एलिमिनेट हो रहा है, यानी कि हट रहा है, तो वो फास्फेट जैसे ADP में पहले ATP से कन्वर्ट होता था ADP में, तो फास्फेट ऐड होता था। अब फास्फेट एक एलिमिनेट होकर के ATP हमारा बनता है, यानी कि ट्राई फास्फेट में चेंज हो जाता है। 3 फास्फेट आपका ATP में होता है, तो ADP में 2 फास्फेट होता है, एक फास्फेट आपका यहाँ से ऐड हो जाता है, तो 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है। और 3 फास्फोग्लिसरेट जो होता है वो वापस इंटर कन्वर्जन होता है किसके प्रेजेंस में, तो फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम यहाँ काम कर रहा है। देखो म्यूटेज एंजाइम काम करने का क्या रीज़न है, तो वाटर बाहर हो जाता है और आपका जो बनता है 2 फास्फोग्लिसरेट, यानी कि म्यूटेशन हो रहा है। तीसरे पोजीशन का जो ग्लिसरेट में फास्फेट था वो दूसरे पोजीशन पर आकर के जुड़ जाता है और फिर से इंटरकन्वर्जन होता है, तो इंडोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में आपका फास्फोइनोल पायरुवेट बनता है। फास्फोइनोल पायरुवेट और इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक क्रियाएं होती हैं, तो फास्फोग्लिसरेट जो होता है फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और आपका जो है पायरुवेट काइनेज जो होता है ADP से ATP में कन्वर्जन होता है और यहाँ पर भी फास्फो हट जाता है और आपको सिर्फ मिल जाता है पायरुवेट, यानी कि एक फाइनल प्रोडक्ट है आपका ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण होना। तो इसमें इतनी सारी प्रक्रियाएं काम की हैं, जिसमें 2 हिस्से में इसको बांटा गया है। तो पहला हिस्सा जो है प्रिपरेशन फेज होता है। प्रिपरेशन फेज आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट GLAP बनने के पहले का प्रक्रिया है, जिसमें आपका 2 ATP यूज हो रहा है और वापस जो दूसरा जो फेज होता है जिसमें पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से, इसको पे ऑफ फेज बोलते हैं। इसमें 2 ATP आपको रिलीज हो रहा है और एक NADH रिलीज हो रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं TCA साइकिल के बारे में देखते हैं। तो TCA साइकिल क्या होता है, तो TCA साइकिल इज द सीरीज ऑफ द केमिकल रिएक्शन यूज्ड बाय द एरोबिक organism release store energy through the oxidation of the acetyl CoA derived from the carbohydrate, fats and protein into ATP। अब जो TCA साइकिल हमारा होता है वो केमिकल रिएक्शन का एक साइकिल होता है जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म माने एरोबिक कंडीशन में होता है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये होता है। और इसमें आपका जैसे पायरुवेट से एस्टाकोलिन बन जाता है, तो एस्टाकोलिन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होने के वजह से हमको एनर्जी मिलता है। तो ये एस्टाकोलिन से पायरुवेट से नहीं बनता है, हमारा जैसे फैट से भी बन सकता है, प्रोटीन से भी बन सकता है। आगे इसका मेटाबॉलिज्म आप देखेंगे। तो ये सारे जो एस्टाकोलिन किसी से भी बने, ग्लूकोज से बने, फैट से बने, प्रोटीन से बने, तो एस्टाकोलिन क्रेब्स साइकिल में आपका क्रेब्स साइकिल एक साइकिल होता है जिसके वजह से हमारा एनर्जी प्रोवाइड होता है। TCA साइकिल इज द ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल इज आल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल। TCA साइकिल का फुल फॉर्म आपका है ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल और इसको हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाने जाते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है।
It is the second stage of the cellular respiration and occur the matrix of the mitochondria। और जैसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, TCA का फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसको क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है या सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। और ये सेकेंड प्रोसेस होता है एनर्जी प्रोवाइड का, सेलुलर रेस्पायरेशन का, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक क्रियाएं होती हैं। ऑल एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द सिट्रिक एसिड साइकिल आर सॉल्युबल। जितने एंजाइम होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। इट इज़ द एरोबिक पाथवे ऑफ द NADH एंड FADH टू प्रोड्यूस ट्रांसफर देयर इलेक्ट्रॉन एंड नेक्स्ट पाथवे विल बी यूज ऑक्सीजन। और आगे जब देखेंगे ये जो होता है एरोबिक कंडीशन होता है, इससे आपका NADH और FADH2 मिलता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल में भी काम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल में भी होता है ये सब चीज़ें। इफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट ऑकर, नो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। उसके बाद वेरी लिटिल ATP इज द प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस डायरेक्टली। जो प्रोसेस होता है उसमें ATP आपका प्रोड्यूस होता है। द TCA साइकिल इज द क्लोज लूप, ये एक क्लोज लूप होता है। द लास्ट स्टेप ऑफ द पाथवे रीजनरेट द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द पाथवे। और इसमें जो ये साइकिल की तरफ से साइकिल एक जैसे चलता है वैसे होता है, तो लास्ट प्रोडक्ट जो होता है पाथवे का वापस रीजनरेट होता है फर्स्ट मॉलिक्यूल में, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ तक आकर के ख़त्म होता है। फॉलोइंग आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ TCA साइकिल। और TCA साइकिल में हमारा क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो 6 NADH मिलता है, 2 ATP मिलता है, 2 FADH2 मिलता है, और चीज़ें मिलते हैं। तो आगे हम देखते हैं TCA साइकिल के बारे में। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या क्रेब्स साइकिल, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस से मिला था, तो वो पायरुवेट जो होता है कन्वर्ट होता है आपका एसिटिल को ए से पायरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और एसिटिल को ए के प्रेजेंस चेंज हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिल को ए चला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी ऑक्सिलो एसीटेट होता है। ऑक्सिलो एसीटेट होने के वजह से हमारा सिट्रेट सिंथेसेज एंजाइम जो है एसिटिल को ए के साथ मिल करके हमारा जो है क्या प्रोडक्ट बनाता है, तो वो प्रोडक्ट सिट्रेट है, और एसिटिल के को ए वापस बाहर हो जाता है और सिट्रेट आपका फॉर्म हो जाता है। सिट्रेट फॉर्म होने के वजह से हमारा क्या होता है, सिट्रेट जो है एकोनाइटेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा वाटर इन होता है और वाटर बाहर भी होता है, और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है आइसोसिट्रेट। यानी कि सिट्रेट से आइसोसिट्रेट फॉर्म होता है एकोनाइटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। आइसोसिट्रेट जो होता है वो आपको आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के एंजाइम के प्रेजेंस में NAD प्लस से NADH और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है और हमारा प्रोडक्ट बन सकता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अल्फा कीटोग्लूट्रेट बन जाता है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो होता है वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ फिर से आपका NAD प्लस जो होता है इन होता है, और बाहर आपको मिलता है NADH और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है सक्सिनिल को ए में चेंज हो जाता है, और सक्सिनिल को एन सिंथेसेस एंजाइम जो होता है उसमें GDP यानी ग्वानिन डाइफॉस्फेट से आपको कन्वर्जन होता है, तो GTP और को ए में कन्वर्जन हो जाता है, यानी कि सक्सिनिल को ए बाहर हो जाता है और बन जाता है आपका सक्सिनेट, और सक्सिनेट वापस कन्वर्जन होता है कौन सा एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और इसमें आपका FAD इंटर करता है, FAD
H2 बाहर होता है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है फ्यूमरेट। वापस आपका फ्यूमरेट जो होता है फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में चेंज होता है और वाटर इसमें इन होता है, वाटर इसमें ऐड होता है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है मैलेट। मैलेट आपका प्रोडक्ट जो होता है वापस ऑक्सीलो एसीटेट में चेंज हो जाता है और एंजाइम होता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो वापस ये प्रक्रिया लगातार कंटिन्यू साइकिल के रूप में चलता रहता है। ये है आपका TCA साइकिल। ऑक्सीलो एसीटेट में आपका जो यूज होता है NAD+ से NADH होता है और इसको हम TCA साइकिल कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो ये भी आपका है, जैसे पायरुवेट काइनेज एंजाइम जो होता है उसके प्रेजेंस में आपका ऑक्सीलो एसीटेट यानी कि एसिटिक एसिड आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। पायरुवेट से एसिटिल को एंजाइम, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो एसिटिल को एंजाइम बनाता है। सेम वही चीज है आपका मॉलिक्यूल के साथ दिखाया हुआ है, सिट्रिक एसिड साइकिल या कैप साइकिल या TCA साइकिल। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट, जिसको HMP संट भी बोला जाता है। द हेक्सोज मोनोसंट आल्सो नोन एज द पेंटोज फास्फेट पाथवे, और इसको पेंटोज फास्फेट पाथवे भी के नाम से भी जाना जाता है। दिस पाथवे इज ऑकर ऑक्सीडेटिव नॉन ऑक्सीडेटिव ईच और कंप्रेसिंग सीरीज ऑफ द रिएक्शन। ये जो पाथवे होता है दो फॉर्म में चेंज होता है, एक ऑक्सीडेटिव और दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव फॉर्म, मतलब दो स्टेप होते हैं, एक ऑक्सीडेटिव स्टेप होता है दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप होता है। ये एनारोबिक पाथवे होता है दैट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म फॉर द मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। हाउएवर इन द प्लांट इट्स टेक प्लेस इन द प्लास्टिड। The product obtained from the pathway include NADPH, which use the biosynthesis in the cell, ribose 5-phosphate, which use in the synthesis of nucleic acid, nucleotide, and erythrocyte 4-phosphate, which use for the synthesis of the aromatic amino acid। अब इस पाथवे से हमें क्या मिलता है? इस पाथवे से हमारा सेल में आपको राइबोस 5-फॉस्फेट जो होता है, राइबोस 5-फॉस्फेट की सिंथेसिस से हमें हमारा न्यूक्लिक एसिड भी बनता है, जिसमें DNA और RNA होता है, DNA RNA का निर्माण होता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। एरेथ्रोफोर-फॉस्फेट से आपका क्या होता है? उसकी सिंथेसिस से एरोमेटिक अमीनो एसिड का निर्माण होता है। इन ह्यूमन दिस पाथवे इज द मोस्ट एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एडिपोज टिश्यू, एरिथ्रोसाइट, टेस्टिस एंड लिवर। तो ये जो होता है जहाँ हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस सेल में होता है। ये शरीर के सभी सेल में नहीं होता है। जैसे मेमेलियन ग्लैंड्स में होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है, एरिथ्रोसाइट में होता है, टेस्टिस में होता है, लीवर में होता है। HMP संत। Defect in the hexose monophosphate pathway can be linked to the several disorders। और अगर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट में डिफेक्ट होता है, अगर नहीं हो पाता है तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और इस पाथवे की ज़रूरत क्या है? तो ये पाथवे जो आपका है ग्लाइकोलाइसिस का अल्टरनेटिव पार्ट होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस में से ही स्टार्ट होता है और ग्लाइकोलाइसिस में जाकर ख़त्म हो जाता है। यानी कि एक अलग से एक पाथवे होता है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसको ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जिस सेल में ज़रूरत पड़ती है साइटोप्लाज्म में, तो उस सेल के लिए ये HMP संत पाथवे होता है। एक अल्टरनेटिव ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे होने के वजह से बहुत सारा एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं आगे कैसे पाथवे होता है। तो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट HMP संत भी कहते हैं,
या पेंटोज मोनोफास्फेट भी बोला जाता है। अब ये देखिए ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट हमारा ग्लाइकोलाइसिस में जो बना रहता है सेकंड स्टेप ही इंटर कन्वर्जन होता है। उसको देखिए कहाँ कहाँ होता है, तो सेकंड स्टेप जो होता है वो चेंज हो जाता है 6 ग्लूकोनोलेक्टोन में, और 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन जो होता है राइबोज 5 फास्फेट में चेंज हो जाता है। राइबोज 5 फास्फेट जो होता है वो 2 पार्ट में चेंज हो जाता है, राइबोज 5 फास्फेट और राइबोज 5 जाइलोज 5 फास्फेट में। अब राइबोज 5 फास्फेट जो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट में चेंज हो जाता है, और ये वापस आपका कन्वर्जन हो जाता है तो फ्रैक्टोज 6 फास्फेट और एरेथ्रोज 4 फास्फेट में चेंज हो जाता है, जाइलो 5 फास्फेट में चेंज हो जाता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो में चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाता है। तो ये देखिए एरो से आपको पता चल जाएगा कौन किस में कन्वर्जन हो रहा है। इस तरह का कन्वर्जन होता है आपका। अब देखिए ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन बनने के लिए हमारा एंजाइम जो प्रेजेंट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। 6 फास्फोग्लूकोलेक्टोन से हमारा 6 फास्फोग्लूकोलेक्टोन बनता है। ग्लूकोनेट बनता है, लैक्टोन हट जाता है तो हमारा ग्लूकोनोलेक्टोनेज एंजाइम काम करता है। यहाँ पर आपका 6 फास्फोग्लूकोलेक्टोन से हमारा राइबोज 5 फास्फेट बनता है, जिसमें 6 फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम कर जाता है, और ये जो है वापस राइबोलोज से राइबोज 5 फास्फेट बनता है और जाइलोज 5 फास्फेट बनता है। तो एंजाइम हमारा जो काम करता है राइबोलोज 5 फास्फेट 3 इम्परेज होता है, और इसमें राइबोलोज 5 फास्फेट आइसोमरेज होता है, यानी कि राइबोलोज 5 फास्फेट से राइबोज 5 फास्फेट जो होता है एक आइसोमर फॉर्म होता है। ये वापस आपस में जोड़ देता है, यानी राइबोलोज 5 फास्फेट और जाइलोज 5 फास्फेट आपस में मिल करके आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट बनता है। एंजाइम जो होता है ट्रांस स्केल्टोलेज एंजाइम काम करता है, और ट्रांस स्केल्टोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में आपका 2 प्रोडक्ट बन जाता है। ये दोनों प्रोडक्ट आपस में फिर से मिल करके आपका 3 प्रोडक्ट में बनाते हैं, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और सूडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट जो होता है ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रैक्टोज 6 फास्फेट एर्थ्रोज 4 फास्फेट एंड जाइलोज 5 फास्फेट में चेंज हो जाते हैं। ये वापस तीनों आपस में जुड़ जाते हैं ट्रांस स्केल्टोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और बना देते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब इसमें जो यूज होता है उसको देख लेते हैं। तो आपका NADP से NADPH से में कन्वर्जन होता है, NADP प्लस से NADPH में कन्वर्जन होता है। फिर वाटर इन होता है, हाइड्रोजन आयन बाहर होता है। फिर से आपका NADP प्लस से कन्वर्जन होता है, NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इतने फेज को हम ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं, और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज आपका राइबोलोज 5 फास्फेट से लेकर के नीचे आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो बनता है उसको बोलते हैं। अब देखिए ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है ग्लाइकोलाइसिस में चला जाता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो आपको ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा है वो भी ग्लाइकोलाइसिस में चला जाता है। फ्रैक्टोज 6 फास्फेट जो होता है ग्लाइकोलाइसिस में जो बनता है उसमें भी जा कर के ऐड हो जाता है।
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो बनता है GLAP जिसको बोलते हैं, वो भी ग्लाइकोलाइसिस में चला जाता है। ग्लैक्टोज 6 फास्फेट जो होता है वो भी आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है वो भी आपका ग्लाइकोलाइसिस में चला जाता है। और जो ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस से आता है, वापस ग्लाइकोलाइसिस में भी चला जाता है। तो ये अल्टरनेटिव पाथवे होता है सेल किसी जिस सेल में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उस सेल में ये HMP संत होता है। तो ये था बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी मेटाबॉलिज्म का पहला लेक्चर, और पहले लेक्चर से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ चंद्रमोहन सिंह। मैं हूं चंद्रमोहन सिंह, और अगले लेक्चर के लिए आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए मेरा चैनल देखते रहिए सुपर फार्मेसी। तब तक के लिए जय हिंद माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड।